चल, द एनायन ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट रिएक्ट विथ क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर टू गिव। अब देखिए, ये है इथाइल एसिटोएसिटेट। अब ये अगर क्लोरो, ओके, मिथाइल मिथाइल ईथर के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये तो सीधा साधा है, इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये हमारा क्या होगा? लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अटैक कौन करेगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH C2H5 C डबल बॉन्ड O, और इसके ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होगा? ये वाला CH2O CH3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल O ऑक्सीजन का O अल्काइलेशन होगा, है ना। ऑक्सीजन के साथ इसकी लिंकेज हुई ना अल्काइलेशन की। ये बाकी का छोड़ दो, पर ये तो अटैच हुआ ना, इसीलिए ऑक्सीजन की अल्काइलेशन इसमें हो रही है। ओके, चलिए, इन ICl2 माइनस आयन द लॉन पेयर आर लाइंग इन इक्वेटोरियल प्लेन। याद करो, मैंने TBP पढ़ाया था। उस TBP में मैंने ये कहा था, PCl5 का पढ़ाया था एक, जिसमें फॉस्फोरस, क्लोरीन 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 क्लोरीन। मैंने क्या कहा था? याद करो आप लोग, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल। मैंने आपको कहा था कि जब पांचों के पांचों सेम एटम है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ऐसा दे PCl2F2, जिस F3, सॉरी F3, तो क्या करोगे? तो फॉस्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस सॉरी फॉस्फोरस क्या, फ्लोरीन। अब देखो, मैंने इसमें रूल एक पढ़ाया था आपको, शायद आपको याद हो तो। मैंने कहा था मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑन इक्विटोरियल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसे इक्विटोरियल पर रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 फ्लोरीन है इसलिए 3 यहाँ पर इक्विटोरियल पर रखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ICl2 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन जो है वो 2 क्लोरीन से अटैच है। अब क्लोरीन ग्रुप नंबर 17, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ यूज़ हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब 2 यूज़ हुए, तो 3 4 5 6 और 7। और माइनस चार्ज क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम के पास 3 लॉन पेयर अवेलेबल है। अब मैंने ये भी करवाया था कि जब अगर लॉन पेयर हो, मैं कोई एग्जांपल याद करूं तो मैंने कहीं पर ऐसा करवाया है कि इसके अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इक्वेटोरियल पर, और लॉन पेयर अगर हो तो लॉन पेयर, यस, लॉन पेयर को भी कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पर। क्यों? तो इसका मतलब ये है, इसका रीज़न ये है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ना, वहाँ S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब S कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और लॉन पेयर की रिपल्सन ज़्यादा होती है तो वो वहाँ ज़्यादा रहेगा जहाँ इसकी रिपल्सन कम हो। तो एक वजह है कि लॉन पेयर, अब आपको तो याद ही रखना है कि लॉन पेयर इक्वेटोरियल पर होगी TBP में। दूसरी एक बात आपको याद रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो उसे भी आपको इक्वेटोरियल पर रखना है कंपेयर टू लेस। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और वो भी करीब करीब 33%। उसका रीज़न ये है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी dz², तो इसीलिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही हमें रखनी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ICl2 माइनस पर जो S लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या हुआ? चलो, S कैरेक्टर ऑफ आयोडीन अलोंग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इज ग्रेटर, S कैरेक्टर ऑफ आयोडीन अलोंग एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर,
P character of iodine along a equatorial bond is greater, P character of iodine along a axial bond is greater. अब मैंने क्या कहा आपको कि S कैरेक्टर इक्विटोरियल पोजीशन पर क्या होता है ज़्यादा, S कैरेक्टर ऑफ आयोडीन along a equatorial bond is greater and due to this उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये कहीं पर लिख के रखो, करवाया ही है आई थिंक सो मैंने। चलो ये तो इजी है, मम्मू लल्लू पप्पू कह दो। तो CH बॉन्ड एंगल इन इथेन। अब इथेन है ना, अब आप ये मत कहना कि सर थोड़े दिन पहले कहीं पर हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल सेम नहीं था, तो वो आप देखना वो प्रोपेन या तो ब्यूटेन होगा, ये इथेन है। अब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें तो कोई और झंझट है ही नहीं। इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 109.45 डिग्री। इसके अंदर कोई एक्सेप्शन केस अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है इसीलिए। Solubility of MgCl2 less than BaCl2 in water because, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इसे छोड़ देते हो प्लीज़। अब देखिए, हमें लैटिस एनर्जी की बात करनी है। पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। कि सपोज़ हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन होते हैं, जो दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें इन दोनों को डिपार्ट करना है, एक दूसरे से अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स को कम करनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा। तो उस दोनों रेडिकल को एक दूसरे से, कैटायन और एनायन को एक दूसरे से दूर करना उतना मुश्किल है, मतलब उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, या तो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ज़्यादा। अब देखो कोई भी लैटिस क्रिस्टल कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कैटायन और एनायन कितनी मजबूती से, मतलब कितने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड किया है। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब इसके अंदर एक और चीज़ याद रखना कि लैटिस एनर्जी किस किस के बीच में है, ऑफकोर्स कैटायन एनायन, पर ऐसा हो सकता है कि बाईवेलेंट के साथ जुड़ा हो, बाईवेलेंट के साथ जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल MgSO4। अब MgSO4 में Mg+2 है और SO4-2 है, तो दोनों बाईवेलेंट है। पर अगर मैं ये कहूँ कि MgCl2, तो Mg+2 बाईवेलेंट है पर Cl-1 मोनोवेलेंट है। और उसी तरह अगर मैं कहूँ कि LiCl, तो दोनों मोनोवेलेंट है। तो इसके अंदर लैटिस एनर्जी में बाईवेलेंट की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बाईवेलेंट की यूनिवेलेंट के साथ, या तो मोनोवेलेंट और यूनी के साथ। ओके, तो जितनी लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ये एग्जांपल देखो, MgSO4 MgCl2 LiCl, तो बाईवेलेंट की बाईवेलेंट के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर बाईवेलेंट की मोनो या तो यूनिवेलेंट और यूनी। लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब सोचो कि कैटायन और एनायन, जितनी साइज बढ़ती जाएगी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड वीकर होता जाएगा, और बॉन्ड वीकर होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाएगा, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए LiF, NaF, KF, RbF, CSF, यहाँ पर मैंने F कॉमन रखा है, एनायन कॉमन रखा है, तो कैटायन में देखो अब Li प्लस की साइज सबसे छोटी होगी, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस साइज बढ़ती जाएगी, लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, यहाँ Li कॉमन रखा है मैंने, तो FCl Bri। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रो एफिनिटी ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुश्किल होगा। ओके, चलो इतना लिखना ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ जाए। अब यहाँ MgCl2 और BaCl2 मतलब ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, तो
तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2 लेटिस एनर्जी होगी। क्यों? क्लोरीन सब में कॉमन है। साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये रूट मैंने लिखा है वो बराबर लिखा है, चेक करो। Be, Mg, Ca, Sr, B चार्ज सब पर सेम होगा, +2 +2 +2 +2 +2। तो चलो क्या बैठेगा? तो BaCl2 की लेटिस एनर्जी होगी वो कम होगी कंपेयर टू MgCl2। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। BaCl2 की साइज़ बड़ी है इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो लेटिस एनर्जी भी क्या होगी? कम। चलो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर आइसोलेशन ऑफ पीबी। अब ये मेरे हाथ में आ गया ना तो मैंने लिख लिया, मतलब ये पूरा मेमोरेबल क्वेश्चन में से था, लिख लिया तो फिर मैंने छोड़ा नहीं। मतलब ये लोग पूछना चाहते हैं कि अगर हमें पीबी कहीं से एक्सट्रैक्ट करना है तो किस में से एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो गैलिना PbS जो होता है ना, लेड सल्फाइड, उसमें से पीबी निकालना आसान है। ये से क्वेश्चन में एक सोचा है कि एक साथ सभी करवा दूंगा क्योंकि इसके अंदर आपको रटना ही है। चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। द कार्बोनिल ligand is sigma donor ligand, better sigma donor and poor pi acceptor ligand, poor sigma donor and better pi acceptor ligand, same sigma bond and pi acceptor ability। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत दिनों से करवाना चाहता था, रह जाता था। अब समझो इसको, मैंने पूरी हिस्ट्री आपको दे दूँ आज। अब कोई भी मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तब जो मेटल और CO लिगेंड है उसके बीच में एक बॉन्ड तो आपको सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्यों? तो कि भाई जो लिगेंड होता है वो लुईस बेज है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेगा और एक बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये आपको सबको पता है। पर आपको ये नहीं पता कि जब लिगेंड मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है ना, तब मेटल की साइज़ तो वैसे भी कम हो जाएगी। सपोज कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो साइज़ डिक्रीज हुई है। तो होगा क्या कि मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में रिपल्सन होगी। तो अपना ये रिपल्सन कम करने के लिए ये क्या करते हैं कि कभी कभी बोल रहा हूँ, कभी कभी मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन को लिगेंड की पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड उसमें ट्रांसफर करता है, जिसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। अब दो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा एंड पाई। दोनों कैसे बनते हैं देख लो। सिग्मा बॉन्ड कैसे है? तो ये जो आपको पता है वो कि लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है, जिसे कहा जाता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें सिग्मा डोनेशन होती है एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ऑफ द मेटल की एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर ये ट्रांसफ़र होता है और इसीलिए ये इस तरह एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब ये चीज़ जब मिली तो मैंने लिख ली कि मेटल यहाँ पर सॉफ्ट एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और लिगेंड सॉफ्ट बेस। क्यों? क्योंकि इजीली डोनेशन अवेलेबल हो सकती है। अब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? तो जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड में ट्रांसफ़र करेगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अब इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। किसकी? मेटल की, जो फील्ड बट अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है, जो अपने इलेक्ट्रॉन वैकेंट एंटी पाई स्टार ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। पाई ही बताता है कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर ये जो CO है इसकी ये सोचो कि ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और वो एम्प्टी है और इसमें ये मिले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। पर इसकी एक कंडीशन है कि हर जगह पर अप्लाई मत करना। ओनली व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो +3 से कम हो तब इसे बैक बॉन्डिंग मैंने कहा कह सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई? नॉन बॉन्डिंग या तो वीकली एंटी बॉन्डिंग sp हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन विथ
अ ब्लेंड ऑफ DsP ऑर्बिटल ऑफ मेटल, किसी के भी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई भी इन्वॉल्व होगा मेटल की, बट पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड D ऑर्बिटल ऑफ मेटल, किसकी, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO। तो ये पहले लिख लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करना। तो यहाँ क्या है, तो पुअर सिग्मा डोनेशन एंड बेटर पाई एक्सेप्टर ऑफ लिगेंड, जो CO है ना वो बेटर पाई एक्सेप्टर है, बराबर। पुअर सिग्मा डोनेशन, उसकी सिग्मा डोनेशन की कैपेसिटी पुअर है, बट पाई एक्सेप्टर की कैपेसिटी ज़्यादा। बट ये किसके लिए है, हम सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के लिए ही बात कर रहे हैं और किसी के लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए। हाउ मैनी ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 1,2-डाई-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल-पेंटेन, ये है। इसके लिए पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं। कायरल कार्बन मतलब एक कार्बन के साथ चारों के चारों एटम या तो ग्रुप अलग होने चाहिए। तो मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कायरल कार्बन है और कोई कायरल कार्बन नहीं है। मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 1 है। और हमें ढूंढना क्या है, पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स। और पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्मूला है 2n। n मतलब क्या, तो n मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इसमें कायरल कार्बन कितना है, 1, तो 2:1। इसका मतलब इसके पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। ओके, पर मैंने इसका एक और सॉल्यूशन निकाला है कि ये तो ऐसा ही पूछा था, कहीं और आ जाए तो ये कहीं पर लिख लो कि अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के आइसोमर पूछे तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनेंशियोमर, मीसो, स्टीरियो और डाइस्टीरियोमर कितने मिले, उसके लिए ये फॉर्मूला लगानी है। अब सोचो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ सिमेट्री हो तब, या तो फिर प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री हो तब, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हो, आइडेंटिकल हो तब। अब इनेंशियोमर कितने हो गए, तो 2:n। n मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इसको मैंने A नाम दे दिया है, वजह एक है। मीसो कितने मिलेंगे, 0, जब ए सिमेट्री सॉरी एब्सेंस ऑफ सिमेट्री हो तब। स्टीरियो कितने मिल सकते हैं, तो स्टीरियो मतलब मीसो प्लस इनेंशियोमर, एक का नाम A और एक का नाम B दिया है। डाइस्टीरियोमर कितने मिलेंगे, तो जितने इनेंशियोमर्स है उससे आधे प्लस इसके अंदर मीसो आपको ऐड कर देने हैं। इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी मुझे मिले नहीं थे पर मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे शेयर कर रहा हूँ कि शायद हम कर सके ना कर सके, पर आप तो कर लो। चलो, सिमेट्री प्रेजेंट हो तब आपको देखने हैं कि कितने कायरल कार्बन हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तब ये वाले फार्मूला लगाने हैं। ये इनेंशियोमर के लिए, मीसो के लिए, स्टीरियो के लिए और डाइस्टीरियोमर के लिए। और जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे हो तब ये वाले। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ कहनी है कि ये इनेंशियोमर टोटल इनेंशियोमर बताए गए हैं, टोटल इनेंशियोमर। यहाँ क्वेश्चन ललचा है कि पेयर ऑफ इनेंशियोमर कितने हो गए, पेयर ऑफ इनेंशियोमर ये पूछे तो आपको A/2 करने, ये टोटल इनेंशियोमर है इसीलिए। ओके, करवाऊंगा, पर मैंने अभी इसलिए करवा दिया कि कहीं मेरे से छूट गया तो आप लोग रह न जाए, इसीलिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये वाले क्वेश्चन में है ना, अभी मुझे ऐसी थॉट आ रही है कि इसके ऑप्शन मैंने गलत लिखे हैं। फिर मैंने ढूंढे तो हाँ, मैंने टाइप करने में मिस्टेक ही की थी। इसके जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह है, तो ऑप्शन में बदल रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं है। ओके, ऑप्शन है 3 हेक्सेनॉन, B24 हेक्सेन डायोन, C25 हेक्सा
डायोन, और डी 2,3 हेक्सा डायोन। सोचो दिवाली है फिर भी मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। आप प्लीज़ पढ़ाई करना। चलो, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? अब 3 हेक्सेनॉन, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O, CH2CH 1 2 3 4 5 6, ये 3 हेक्सेनॉन है। ओके, 2,4 हेक्साडायोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH 1 2 3 4 5 6, 2,4 हेक्साडायोन, 2,5 डाइहेक्साडायोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH2C डबल बॉन्ड O, CH3। चलो ये 2,5 डाई, 2,3 CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2CH 1 2 3 4 5 6। अब आपको बताना है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। मैंने कहा है कि मोस्ट एसिडिक मतलब क्या, जिसका एनायन मोस्ट स्टेबल। मैं तो यूं ही कह दूँ आपको आंसर, ये वाला आंसर होगा। कैसे? तो देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3। क्यों ये मैंने पसंद किया? वो इसलिए क्योंकि इसकी रेजोनेंस ये इस साइड भी जा सकती है, मतलब एनायन को स्टेबल कर सकती है, या तो फिर ये इस साइड जाके भी स्टेबल कर सकते हैं, या तो ये कहो कि इस वाले कार्बन की दोनों एडजेशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन को पोलर बनाएगा, और मोर पोलर बनाने का मतलब ये हुआ कि वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया तो पोलर, ये हाइड्रोजन दोनों एसिडिक हो गए, पर ये तो दोनों से विड्रो कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, तो इसकी पोलरिटी क्या होगी? हाईएस्ट। इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2,4 हेक्सेडायोन, जिसकी एसिडिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। चलो लास्ट 12, याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरियो स्ट्रक्चर करस्पॉन्ड टू cis124 ट्राईमिथिलीन? याद करो, मैंने आपको कुछ करवाया था। 1 2 4 cis ट्रांस AE, और इसमें EE और AA, याद आता है कुछ? इसमें 1 3 5 cis ट्रांस है ना, और इसके अंदर EE अब आप देखो, इसके अंदर आपको सीस चाहिए, मतलब 1 2 रिस्पेक्ट सीस, 1 4 रिस्पेक्ट सीस, और 1 2 4 रिस्पेक्ट सीस, मतलब सबके सब सीस में चाहिए। अब देखो इसमें इक्विटोरियल, एक्सियल, इक्विटोरियल। चलो 1 और 2 को पकड़े तो 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल सीस है। पर क्या ये दोनों सीस है? आप ही पकड़ो, मैं आंसर करूँगा पर आप ही पकड़ो, क्या ये सीस है? चलो फिर इसके बाद 1 2 3 4, 1 4 पकड़ो, 1 4 एक्सियल इक्विटोरियल, 1 4 एक्सियल इक्विटोरियल सीस है। चलो इसके बाद इनको पकड़ो, 1 2 3, 1 3 1 3 इक्विटोरियल 1 3 इक्विटोरियल, तो सब के सब क्या बैठ रहे हैं? सीस में बैठ रहे हैं। मुझे तो आंसर अभी से मिल गया कि आंसर क्या होगा? ए। एक काम करना, आप ही पकड़ना, सबके सब सीस मिले ना, हमें सबके सब क्या चाहिए थे? सीस। देखो 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल, 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल, तो सीस, तो ये सीस है। फिर 1 2 3 1 3
इक्विटोरियल 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 सीस है 1 2 3 4 1 4 एक्सियल इक्विटोरियल 1 4 एक्सियल इक्विटोरियल सीस है, सबके सब सीस बैठ रहे हैं, सबके सब किस में बैठ रहे हैं सीस, और हमें सीस चाहिए थे। मैं कोई एक करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। ये देखिए ये क्या है एक्सियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल 1 और 2 1 2 इक्विटोरियल इक्विटोरियल। अब 1 2 इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, नहीं बैठ रहा है सी, हमें क्या मिल रहा है इक्विटोरियल इक्विटोरियल है 1 2 है, पर ये सीस नहीं है, सीस के लिए क्या चाहिए इक्विटोरियल एक्सियल, तो ये यहीं से ख़त्म हो गया। इसके अंदर 1 2 पकड़ो, ये क्या है इक्विटोरियल इक्विटोरियल, तो 1 2 के अंदर इक्विटोरियल इक्विटोरियल होना पॉसिबल नहीं है। ये 1 2 पकड़ो इक्विटोरियल इक्विटोरियल, वो भी नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा ए। ओके चलिए मिलते हैं।